मैं इस वीडियो में एक बहुत ही खतरनाक तरह के इंसानों के हर प्लान को एक्सपोज करने वाला हूँ और एक इमेजिनरी सिचुएशन से ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये लोग किस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड फाइनली आपको पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेकर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि आपके अंदर इन हैवानों की हर चाल को लेकर एक समझ विकसित हो सके, लेकिन जिस क्लैरिटी के साथ मैं हर पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके कई फ़ायदे हैं, लेकिन एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अगर किसी कायर, बदतमीज और शातिर इंसान के पास ये वीडियो पहुँचता है तो वो इस नॉलेज का गलत यूज़ कर सकता है। तो मैं हर कायर, बदतमीज और शातिर इंसान से एक बात कहना चाहूँगा कि थोड़ा संभल के। इस वीडियो के जरिए जो भी ज्ञान आप तक पहुँचा रहा वो सेल्फ डिफेंस के लिए है, और अगर आपने इसका गलत यूज़ किया तो मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि आज नहीं तो कल ये सारे वीडियोस उन लोगों तक ज़रूर पहुँचेंगे जिनके साथ तूने खेल किया होगा। इसके बाद सबसे पहली बात ये होगी कि तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, और इसके बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते। और हाँ, मैं इस वीडियो में जो भी बताऊंगा उस तरह के खेल अगर आपके साथ हुए हों और आप एकदम अकेले पड़ गए हों और आपको ये ना समझ आ रहा हो कि क्या करें, तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8953949878। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हैं। और हाँ, मैं इस तरह की कॉल के थोड़े से पैसे भी लेता हूँ, जिससे कि सिर्फ सीरियस एंड जेन्युइन लोग ही मेरे से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए आगे आएं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे इंसानों के बारे में बताने जा रहा जो दिखने में बहुत ही अच्छे, सभ्य और केयरिंग नजर आते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचो, तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान है जो हमेशा तुमसे मुस्कुराकर बातें करता है, तुम्हें सुनता है और तुम्हारा साथ भी देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि हर मुलाकात के बाद तुम्हारे अंदर एक अजीब खालीपन और एक अजीब भारीपन उतर आता है। तुम अपने ही बारे में बुरा महसूस करने लगते हो, जैसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो तुम्हारे दर्द को भी सुनता है और तुम्हारे लिए केयर भी दिखाता है। इसके बावजूद तुम्हारा आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा और तुम्हारी सेल्फ वर्थ रेत की तरह हाथ से फिसलती जा रही। फिर एक दिन तुम पाते हो कि तुम अंदर से थक चुके हो, टूट चुके हो और जिंदगी तुम्हें असफल सी लगने लगती है। तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे तुम किसी अदृश्य जंजीरों से बंधे हो, जंजीरें जो दिखती नहीं लेकिन आपको कसती जा रही। और इन अदृश्य जंजीरों के उस पार खड़ा है वही इंसान जो इस वक्त भी तुम्हें प्यार, अफेक्शन और साथ देने का नाटक कर रहा। यही है कोवर्ट नार्सिसिस्ट, वो शिकारी जो दया का नकाब पहनकर तुम्हारी आत्मा पर सबसे गहरे वार करता है। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था आदित्य। उसका सबसे अच्छा दोस्त था कुणाल। कुणाल हमेशा दूसरों से कहता रहता कि आदित्य मेरे भाई जैसा है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लोगों को लगता, वाह क्या दोस्ती है। आदित्य को भी यही लगता कि कुणाल उसकी सच में फिक्र करता है। जब भी आदित्य परेशान होता तो कुणाल उसके पास होता, उसकी बातें सुनता और उसको सलाह भी देता। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। आदित्य के पीठ पीछे कुणाल बहुत ही सटल तरीकों से आदित्य की इमेज बदलने लगा। वो लोगों से कहता, आदित्य बहुत ही अच्छा इंसान है लेकिन थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड है। फिर भी कोई ना, है तो मेरा दोस्त ही।
लोग जब आदित्य के बारे में ये सब सुनते तो ये सोचते कि अगर आदित्य सच में इतना सेल्फ सेंटर्ड और मतलबी है तो ऐसे इंसान से क्या ही मतलब रखना। आदित्य को समझ ही नहीं आता कि सब लोग बदल क्यों रहे हैं। वो सोचता शायद मेरी ही गलती है। और हर बार जब आदित्य अकेला पड़ता तो कुणाल उसके पास आता और कहता, टेंशन क्यों ले रहा यार, मैं हूं ना तेरे साथ। फिर आदित्य को लगता कि देखो बाकी लोग बेवजह मेरे से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन कुणाल वो अभी भी मेरे साथ है। और इस तरह एक लंबा समय बीत गया। धीरे धीरे कुणाल ने प्यार और केयर का मुखौटा पहनकर आदित्य को पूरी तरह से इमोशनली एंड फाइनेंशियली खुद पर डिपेंडेंट बना दिया। उसने उसके सपनों को धीरे धीरे काट डाला और उसकी ग्रोथ की हर संभावना खत्म कर दी। फिर जहां एक तरफ आदित्य पूरी तरह से कुणाल पर डिपेंडेंट हो चुका था, वहीं कुणाल दुनिया की नज़र में एक बेहतरीन इंसान और एक शानदार दोस्त बन चुका था। शानदार दोस्त इसलिए क्योंकि दुनिया को लगता था कि आदित्य इतना सेल्फ सेंटर्ड है, इसके बावजूद कुणाल ने उससे दोस्ती नहीं तोड़ी, हमेशा उसका साथ देता रहा। ये कहानी हमें बताती है कि कोवर्ट नार्सिसिस्ट खुलकर वार नहीं करता। वो प्यार, केयर और दोस्ती की आड़ लेकर तुम्हें वहीं रोक देता है जहां से तुम उड़ना शुरू कर सकते थे। हेलो दोस्तों, आज हम इन कोवर्ट नार्सिसिस्ट की तह तक उतरेंगे, उन्हें पहचानेंगे और जानेंगे कि वे ओवर्ट नार्सिसिस्ट से कैसे और क्यों ज़्यादा खतरनाक हैं, और उनकी सबसे गहरी चालों को भी उजागर करेंगे। कोवर्ट नार्सिसिज्म एक ऐसा नार्सिसिज्म है जो चुपचाप पीठ पीछे गेम खेलता है और नई नई साजिशें करता है। एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट ओपनली कहेगा कि मैं सबसे अच्छा हूं, लेकिन एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट चुपचाप और बहुत ही शातिर तरीके से लोगों के दिमाग में ये बात बैठाएगा कि मैं अलग हूं, मैं स्पेशल हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं समझता। कोवर्ट नार्सिसिस्ट ऊपर से दिखने में शाई, सिंपल और हम्बल लग सकता है, लेकिन इनके अंदर भी ईगो और इंटाइटलमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है जितनी ओवर्ट नार्सिसिस्ट में। इसके साथ साथ इनके अंदर एम्पैथी ना के बराबर होती है। फ़र्क बस इतना है कि ओवर्ट नार्सिसिस्ट अपने इन ट्रेट्स को छुपा नहीं पाते, लेकिन ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट इन सारे ट्रेट्स को छुपाने में मास्टर होते हैं। ओवर्ट नार्सिसिस्ट को पहचानना आसान है क्योंकि ये लाउड होते हैं। इनके बिहेवियर से कोई भी इन्हें पहचान सकता है। इनकी एरोगेंस और सेल्फ इम्पोर्टेंस आपको पहली मुलाकात में ही दिख जाएगी। लेकिन एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट आइसबर्ग की तरह होता है। ऊपर से आपको सिर्फ 10% ही दिखेगा, बाकी उसका 90% यानी कि उसकी असली चालें, इरादे और मैनिपुलेशन नीचे छुपे रहते हैं। अब प्रश्न है कि एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट ज़्यादा खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि कोवर्ट नार्सिसिस्ट को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। वो अपनी असली सेल्फिशनेस और ईगो को चार्मिंग स्माइल, वल्नरेबिलिटी और केयरिंग बिहेवियर के पीछे छुपा देता है। एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट स्लो पॉइजन की तरह होता है। वो आपको धीरे धीरे इमोशनली, फाइनेंशियली और सोशली कमज़ोर करता रहता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा। वो ट्रस्ट और इंटीमेसी का मिसयूज़ करता है। आपको लगता है कि आप उसके सबसे करीब हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपकी हर वीकनेस को स्टडी कर रहा होता है, ताकि सही समय आने पर आपकी उस वीकनेस को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल कर सके। एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट आपको कंफ्यूज करके खुद को सही साबित करेगा, सिचुएशन को ट्विस्ट करेगा, बातें घुमाएगा और आपको और आपके आसपास के लोगों को यकीन दिलाएगा कि गलती आपकी है, उसकी नहीं। कहने का मतलब यह है कि ओवर्ट नार्सिसिस्ट आपको एक बार में चोट पहुंचाएगा, साफ, सीधी और तेज चोट। लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट मुस्कुराते हुए, केयरिंग दिखते हुए आपको धीरे धीरे तोड़ेगा,
ताकि आपको एहसास भी ना हो कि आपकी ताकत और आत्मविश्वास कब खत्म हो गया। अब इन दोनों ही तरह के नार्सिसिज्म को कंपेयर कर लेता हूँ। ओवर्ट नार्सिसिस्ट लाउड, बोस्टफुल एंड एग्रेसिव होते हैं, जबकि कोवर्ट नार्सिसिस्ट क्वाइट, रिजर्व्ड और हम्बल नजर आते हैं। ओवर्ट नार्सिसिस्ट आपको डायरेक्टली डोमिनेट करने की कोशिश करता है, जबकि कोवर्ट नार्सिसिस्ट आपके अंदर गिल्ट एंड डाउट को फीड करेगा, फिर डिफरेंट तरीके की मैनिपुलेशन ट्रिक्स का यूज करके आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अगर आप ओवर्ट नार्सिसिस्ट को क्रिटिसाइज करते हो तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा, यानी कि गुस्से से फट पड़ेगा। लेकिन जब आप कोवर्ट नार्सिसिस्ट को क्रिटिसाइज करोगे तो वो चुप रहेगा और ऐसा दिखाएगा कि उसे इस क्रिटिसिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहेगा और फिर इसके बाद वो सबसे पहले आपका भरोसा जीतेगा, फिर धीरे धीरे आप पर पीठ पीछे से अटैक करना शुरू करेगा। ओवर्ट नार्सिसिस्ट का डैमेज साफ साफ दिखता है, लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट के द्वारा किया गया डैमेज इनविजिबल होता है, और जब तक डैमेज का अंदाजा लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट के बारे में ये बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। पहली, साइलेंट सुपीरियरिटी। ये लोग बाहर से तो विनम्र दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह महसूस करते हैं कि वो दूसरों से बेहतर हैं। दूसरा, विक्टिम कार्ड प्ले। ये हमेशा खुद को विक्टिम दिखाकर दूसरों की सिंपैथी लेते हैं और अपने टारगेट को पूरी तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, पैसिव एग्रेशन। ये सीधे टकराने के बजाय तंज कसते हैं, व्यंग भरी बातें करते हैं और तारीफ के जरिए भी अपमान करने की कोशिश करते हैं। चौथा, हाइपर सेंसिटिविटी। ये लोग किसी भी तरह की आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाते, चाहे वह कितनी भी नरमी से क्यों न की गई हो। पांचवा, इमोशनल विदहोल्डिंग। ये लोग लव एंड अफेक्शन को हथियार की तरह यूज करते हैं ताकि सामने वाला इंसान उनकी बात मान ले। सीधी भाषा में कहूँ तो, अगर तुम्हें मेरा अफेक्शन चाहिए तो मेरी बात मानो, इस ट्रिक का यूज करते हैं। छठा, कैलकुलेटेड एम्पैथी। ये लोग दूसरों की केयर करते नजर आते हैं, लेकिन हर केयर के पीछे इनका कोई ना कोई गंदा मकसद जरूर होता है। और आखिर में, हिडन इनवी। जब आप कुछ अचीव करेंगे तो ये लोग सबके सामने आपकी तारीफ करेंगे और अकेले में भी तारीफ करेंगे, लेकिन पीछे से अपना दिमाग चलाकर आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए नए नए प्लान भी बनाते रहेंगे। तो ये थे कोवर्ट नार्सिसिस्ट के कुछ ऐसे लक्षण जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब मैं आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता हूं जिसका प्रॉमिस इस वीडियो के स्टार्ट में किया था, यानी कि इन कोवर्ट नार्सिसिस्ट की हर चाल को एक्सपोज करना। तो शुरू करते हैं। मान लीजिए आप एक वुमन हैं और आप किसी डेटिंग ऐप में या फिर ऑफिस में या फिर जिम में या फिर किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए एक इंसान से मिलती हैं। वो इंसान आपको पहली नज़र में बेहद हंसमुख, समझदार और चार्मिंग महसूस हुआ। उसकी बातों से आपको यह महसूस होने लगा कि वो सच में आपको समझता है और आपका भला चाहता है। फिर आप सोचते हैं कि ये कितना अच्छा इंसान है, सपोर्टिव भी है और केयरिंग भी है। लेकिन आपको इस बात का जरा सा भी एहसास नहीं कि इस मुस्कुराहट और समझदारी के पीछे एक अलग ही खेल चल रहा, क्योंकि जिस इंसान को आप इतना बेहतर इंसान समझती हैं वो रियल में एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट है। उसका असली मकसद है आपकी इमोशंस और आपकी चॉइसेस पर धीरे धीरे कंट्रोल हासिल करना, और वो ऐसा 5 वजहों से करना चाहेगा। पहला, वो आपकी इमोशनल सप्लाई लेना चाहता है, यानी कि आपकी केयर, आपकी अटेंशन और वैलिडेशन कि वो एक बेहतर इंसान है। दूसरा, वो आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तीसरा, वो आपके पैसों या दूसरे तरह के रिसोर्सेस पर इनडायरेक्ट कंट्रोल पाना चाहता है। चौथा, वो आपका सोशल एडवांटेज लेना चाहता है, यानी कि वो आपके कॉन्टैक्ट्स, स्टेटस और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल अपने फेवर में करना चाहता है। और सबसे बढ़कर वो आपको साइकोलॉजिकली डोमिनेट करना चाहता है,
क्योंकि ऐसा करने से उसका ईगो बूस्ट होगा। तो चलिए अब आपको ये समझाता हूं कि वो इंसान ये काम कैसे करेगा। उसका सबसे पहला टारगेट है कि वो तुम्हारे मन में, इमोशंस में जगह बना ले, जिससे कि तुम अनजाने में ही उसे अपना सबसे करीबी मानने लगो। इसके लिए वो जिस साइकोलॉजिकल वेपन का यूज करेगा उसे बोलते हैं परफेक्ट मिरर, यानी कि वो आपका परफेक्ट मिरर बनने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारी हर बात और हर हाव भाव को गौर से देखेगा, तुम्हारे शौक, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, यहाँ तक कि तुम्हारे सबसे गहरे इमोशनल वुंड्स को भी समझने की कोशिश करेगा। फिर वो तुम्हारे सामने खुद को ऐसे पेश करेगा जैसे कि ये उसकी भी सच्चाई हो। तुम्हें लगेगा कि ये इंसान तो मेरी ही परछाई है, मुझे इससे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। यही है इस खेल की ताकत। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे तरह के दर्द से गुजरा है, तो तुम उस पर जल्दी भरोसा करती हो, जल्दी खुल जाती हो। और जितना तुम खुलोगी उतना ही वो तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता जाएगा और फिर वो इस इंफॉर्मेशन को तुम्हारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। अब जब वो तुम्हारा भरोसा जीतकर तुम्हारे बारे में काफी कुछ जान चुका है और तुम भी उसके साथ पूरी तरीके से खुल चुकी हो, तो अब उसका अगला कदम होगा तुम्हारे दिल में जगह बनाना और तुम पर मजबूती से पकड़ बनाना। इसके लिए वो इस्तेमाल करने वाला है साइलेंट हुक नाम की टेक्निक का। वो तुम्हारे सामने अपने आप को एक पीड़ित और एक मिसअंडरस्टूड इंसान के रूप में पेश करेगा। उसकी बातें तुम्हारे अंदर प्रोटेक्टिवनेस जगा देंगी। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें इसे बचाना है, इसे हील करना है। वो तुमसे बोलेगा, सबने मुझे छोड़ा है, मिसयूज किया है, किसी ने मुझे सच में समझा ही नहीं। फिर तुम सोचोगी कि तुम अलग हो, तुम वो इंसान हो जो इसे सही मायने में समझ सकती है। और इसी सोच के साथ तुम्हारा उस इंसान पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगेगा। तुम उसे यह महसूस कराने की कोशिश करोगी कि वो खास है और उस पर लव, अफेक्शन की बारिश करने लगोगी और इस तरह वो आपके दिल में जगह बना लेगा। और फिर वो बोलेगा, तुम पहली इंसान हो जिसे लगता है कि मैं सच में इम्पोर्टेंट हूँ, वरना सबने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अब तक वो तुम्हारा भरोसा जीत चुका है और तुम्हारे दिल में एंट्री ले चुका है। अब उसका अगला टारगेट है तुमको गिल्ट के ट्रैप में फंसाना, ताकि तुम खुद ही उसके लिए जरूरत से ज्यादा करो। वो अब तुमको तरह तरह के गिल्ट में डालना शुरू करेगा। वो तुमसे कुछ भी सीधे सीधे नहीं मांगेगा। वो इनोसेंट सी बातें कहेगा, जैसे कोई बात नहीं, मैं अकेला ही मैनेज कर लूँगा। लेकिन उसका लहजा ऐसा होगा कि तुम्हारे अंदर हल्की सी चुभन महसूस होगी, जैसे कि तुम उसकी मदद ना करके गलती कर रही हो। फिर तुम्हारे मन में ये ख्याल आने लगेगा कि नहीं, मुझे इसे साबित करना है कि मैं बाकी सबसे अलग हूँ और मैं इसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर धीरे धीरे तुम उसे ज़्यादा टाइम और ज़्यादा एनर्जी देने लगोगी और कई बार तो तुम उसकी मदद करने के लिए बहुत आगे तक चली जाओगी। यही है गिल्ट एंकर का असर। इसमें तुम्हारी बाउंड्रीज कमज़ोर हो जाती हैं और तुम ये समझ ही नहीं पाती कि ये सब तुम दिल से नहीं कर रही, बल्कि एक इनविजिबल गिल्ट चैन से वो तुमको अपने कंट्रोल में किए हुए है और उसी कंट्रोल की वजह से तुम उसके लिए सब कुछ कर रही। इन सब के बाद वो फिर से तुम्हें गिल्ट में डालने के लिए और अपने कंट्रोल में करने के लिए कहेगा, मुझे तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहिए, मैं अकेले भी मैनेज कर सकता हूँ। अब तक तुम उसे अपनी इमोशंस, अपने टाइम और अपनी बाउंड्रीज पर पूरा अधिकार दे चुकी हो। अब तुम्हारे दिमाग की बुनियाद हिलाने के लिए वो इस खेल को अगले स्तर पर ले जाएगा। इस स्टेप में उसका मकसद होगा तुम्हारी रियलिटी परसेप्शन को कमज़ोर करना, ताकि तुम अपने अनुभवों से ज़्यादा उसकी बातों पर यकीन करो। इसी को बोलते हैं सेल्फ डाउट इंजेक्शन, जिसे दुनिया
गैसलाइटिंग कहती है। वो तुम्हारी यादों, तुम्हारी समझ और तुम्हारे सवालों को लेकर तुम्हारे ही दिमाग में तरह तरह की शंकाओं के बीज बो देगा। जब तुम किसी घटना का जिक्र करोगी तो वो बड़े ही सहज लहजे में कहेगा, ऐसा हुआ ही नहीं, या फिर तुमने गलत समझा। कभी कभी वो यही बातें इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि तुम्हें लगेगा कि गलती तुम्हारी ही है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद पर भरोसा करना बंद कर देगा। तुम खुद को सही साबित करने के बजाय उस कोवर्ट नार्सिसिस्ट का मुंह ताकोगी कि वो क्या सोच रहा। तुम्हारे फैसले, तुम्हारे विश्वास और यहाँ तक कि तुम्हारी यादें भी धीरे धीरे उसकी बातों के हिसाब से बदलने लगेंगी। अब तक उसने तुम्हारे भरोसे, भावनाओं और तुम्हारी सोच पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन अब वो तुम्हें और गहरे लेवल पर कंट्रोल करेगा। यानी कि अब वो तुम्हारे अंदर डर और बेचैनी को फीड करना शुरू करेगा, और वो इस स्टेप में इस्तेमाल करने वाला है इमोशनल फ्रीज नाम की टेक्निक को। यानी कि वो आपसे लव और अफेक्शन दोनों को अचानक से जब मन करेगा तब वापस खींच लेगा। जब कोई बहस होगी या जब तुमने उसकी कोई बात नहीं मानी होगी, तो अगले ही पल उसका व्यवहार ठंडा हो जाएगा और वो आपसे दूर दूर रहने लगेगा। अब ना ही प्यारी प्यारी बातें करेगा और ना ही चेहरे पर कोई मुस्कान लाएगा, और कई बार तो कई दिनों तक तुम्हें पूरी तरीके से इग्नोर करता रहेगा। जब ये सब होगा तो तुम्हारे अंदर बेचैनी और एंजाइटी बढ़ने लगेगी। फिर तुम सोचोगी, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। उसकी ये खामोशी तुम्हारे लिए सजा बन जाएगी और तुम खुद ही आगे बढ़कर उससे माफ़ी मांगने का सोचोगी, या फिर उसकी वो बात मान लो कि जिस बात को ना मानने से वो इतना कोल्ड तरीके से बिहेव कर रहा था। तो ये होती है इमोशनल फ्रीज की ताकत। वो बिना कुछ बोले तुम्हें झुका देता है, और हर बार झुकने के बाद जब तुम फर्स्ट मूव करती हो तो उस रिलेशनशिप डायनेमिक्स में उसकी पावर और बढ़ जाती है, और फिर धीरे धीरे उसकी हर सही या फिर गलत रिक्वेस्ट पर हामी भरने की आपकी आदत पड़ जाती है। अब वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में ही नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी सोशल लाइफ में भी आइसोलेट करके पूरी तरह से हेल्पलेस बना देने का प्लान तैयार करेगा। इस स्टेप में उसका मकसद होगा अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर करना, जबकि आपकी पब्लिक इमेज को कमज़ोर करना। अपने झूठ को दुनिया की नज़र में सच बना देना, जबकि आपके सच को झूठा साबित कर देना। अब वो इंसान बाहर की दुनिया में एकदम चार्मिंग, हेल्पफुल और केयरिंग दिखाई देना शुरू करेगा। लोग उसे एक ऐसे इंसान के रूप में जानेंगे जो सबकी मदद करता है, मुस्कुराकर बातें करता है और दूसरों की तारीफ करता है। इस केयरफुली क्राफ्टेड इमेज का असर ये होगा कि अगर कभी तुम उसे एक्सपोज करने की कोशिश करोगी तो लोग तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे। उल्टा तुम्हें ही ओवर रिएक्टिंग या फिर टू सेंसिटिव कह दिया जाएगा। फिर तुम्हें महसूस होगा कि तुम अकेली हो चुकी हो, आइसोलेट हो चुकी हो, और तुम्हारे पॉइंट को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा। फिर तुम्हें हमेशा ये डर रहेगा कि कोई भी इंसान तुम्हारे पॉइंट को नहीं समझेगा। फिर यही डर और अकेलापन उसे तुम्हारे ऊपर और भी गहरी पकड़ बनाने का मौका देगा। इसके बाद जब भी तुम उसके गलत बिहेवियर के बारे में उससे कहोगी तो वो बोलेगा, लोग मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, तुम कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो। और फिर तुम चुप हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि कोई भी इंसान तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होने वाला। अब खेल अपने आखिरी और सबसे खतरनाक पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस स्टेप में उसका मकसद होगा कि तुम्हें इमोशनली, सेक्सुअली या फिर फाइनेंशियली अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देना, जिससे कि आपके लिए उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलने का रास्ता लगभग नामुमकिन सा लगे। वो धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे दोस्तों और परिवार से दूर कर देगा, यानी कि वो आपको आपके ही सपोर्ट सिस्टम से दूर कर देगा। वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देगा ताकि तुम उसके हिसाब से फैसले लेने लगो।
वो इस टॉक्सिक इमोशनल सेक्सुअल बॉन्ड को इतना इंटेंस और एडिक्टिव बना देगा कि उससे डिटैच होना तुम्हारे लिए पेनफुल और इमोशनली ड्रेनिंग हो जाए। फिर धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में यह बात बैठ जाएगी कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, और अगर तुमने उसे छोड़ा तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और फिर वो तुमसे बोलेगा, एक मैं ही हूं जो तुम्हें समझता हूं, मेरे बिना तुम खुद को संभाल तक नहीं पाओगी। और हाँ, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैं धीरे धीरे एक से बढ़कर एक बेहतरीन और पावरफुल कोर्सेज को अपलोड करता जा रहा। मोबाइल एप्लीकेशन की पूरी डिटेल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो उम्मीद है कि आपके अंदर इन कोवर्ट नार्सिसिस्ट की हर ट्रिक्स के बारे में एक बेसिक समझ विकसित हो चुकी होगी। अब शॉर्ट में कुछ बातें और बता देता हूँ। वो हमेशा खुद को विक्टिम दिखाएगा, लेकिन बहुत ही शातिर तरीके से आपको गिल्ट में डालेगा। उसके साथ समय बिताने के बाद आपको थकान, गिल्ट और कंफ्यूजन महसूस होगा। पब्लिक में उसकी इमेज बहुत ही बेहतरीन इंसान की होगी, लेकिन आपको इस बात का एहसास होगा कि वो जैसा पब्लिक में दिखता है वैसा है नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसको लेकर जो आपके अंदर गट लेवल फीलिंग्स हों, उन्हें कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि गट लेवल फीलिंग्स बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से काम करते हुए तुम्हें सच का एहसास कराती हैं। बाउंड्रीज स्टैब्लिश करो। किसी भी गिल्ट ट्रिप में आकर अपने सिद्धांतों से कंप्रोमाइज मत करो। गैस लाइटिंग को तुरंत पहचानो। इसके लिए हर इंसिडेंट को लिख कर रखो, ताकि आपके पास फैक्ट्स और रियलिटी का ठोस सबूत हो। उसके साथ अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी को तोड़ो। अपना सपोर्ट सिस्टम इतना मजबूत बनाओ कि किसी एक इंसान पर आपकी दुनिया ना टिके। एक्सट्रीम केस में उससे तुरंत दूर हो जाओ, और अगर आप चाहो तो एक्सपर्ट से बात कर सकती हो। ओवर्ट नार्सिसिस्ट आपको एक बार में चोट देगा, लेकिन कोवर्ट नार्सिसिस्ट आपको मुस्कुराकर जहर पिलाएगा और आपको लगेगा कि वो आपकी भलाई कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी किसी की केयरिंग आइज में देखो, तो खुद से पूछना, ये एम्पैथी है या कंट्रोल का पहला कदम।